वेलकम टू ऑल। आज राजस्व लेखपाल का ये जो एक सब्जेक्ट है, ग्रामीण परिवेश, इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मेनली दो चीज़ें हैं। एक है योजनाएं और एक है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले होता है वो उसका हायरार्की क्या है, अपना जो कंट्री है उसको किस हायरार्की में रखा गया है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका कंट्री। ये कंट्री, फिर उसको स्टेट में डिवाइड किया गया है, फिर उसको जोन में, फिर डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक में, और फिर उसी में तहसील में। अगर आपका गांव है तो वो तहसील होगा, और अगर शहर है तो वो ब्लॉक होगा। अब इसमें जो है जोन में एक होते हैं कमिश्नर, उनके नीचे में आपका होता है डीएम। डीएम मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इन्हीं को अगर रेवेन्यू के कलेक्शन से संबंधित काम में हम ऐड करते हैं, या इनसे अगर हम लोग कलेक्शन का काम करवाते हैं, रेवेन्यू के कलेक्शन का काम, तो इनको डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है। और इन्हीं के नीचे होते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो इनका काम क्या होता है? अगर टैक्स का निपटारा करा रहे हैं तो डीएम, और अगर रेवेन्यू को कलेक्ट करवा रहे हैं तो इन्हीं को डीसी कहा जाता है। अब एसडीएम क्या होता है? एसडीएम जो है जमीन से जो भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो भी मुद्दा होता है, अगर इन्हीं अगर इनको जो है राजस्व के उगाही के कार्य में लगाते हैं तो इनको हम कहते हैं सब डिविजनल अफसर। मतलब ये इन्हीं के नीचे होते हैं। और डीएम जो होता है वो आपका जिले का प्रतिनिधि होता है, और जो कमिश्नर होता है वो आपका गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है। तो अब हम लोग जो है इसको जैसे आपका एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक में क्या क्या है? एक तहसील होती है, उसके नीचे तहसीलदार होता है, फिर उसके नीचे जो है नायब तहसीलदार होता है, उसी को ही रेवेन्यू इंस्पेक्टर या फिर आरआई कहते हैं। ये जो आरआई का सिलेक्शन होता है, ये आपको पता होगा कि ये लोअर पीसीएस से होता है। और उसी के नीचे आते हैं लेखपाल, जिसकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसके नीचे में उसके हेल्प के लिए या तो एडहॉक पे रखते हैं, या फिर ऐसे ही रख लेते हैं। मतलब इनकी भर्ती अलग से आती है, अमीन। इसका ये मतलब हुआ कि लेखपाल के नीचे अमीन का काम करता है। अब जो अगला है ये है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कितने उसमें है आपका डिवाइड है? ये एक प्रकार का जो है टैक्स जो है, सरकार की जो भी इनकम होती है, वो सबसे ज्यादा इनकम किससे होती है? आपका टैक्स का कलेक्शन से होती है। ठीक है, कलेक्शन। तो उसको कलेक्शन करने के लिए ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें पहला है रेवेन्यू काउंसिल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको हिंदी में कहते हैं राजस्व परिषद। उसके बाद होता है चकबंदी आयुक्त। ये होता है आपका कंसोलिडेट कमिश्नर होता है। जो भी खेत वेत सबके इधर उधर जुड़े होते हैं, तो उनको एक जगह कंसोलिडेट करके एक ही जगह इकट्ठा करने को चकबंदी कहते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। और आपका
थर्ड नंबर पे होता है राहत आयुक्त, रिलीफ कमिश्नर। और जो इसका फोर्थ पार्ट है वो है निर्देशित भूमि अध्यापित। इसका इंग्लिश होता है डायरेक्टर ऑफ लैंड एक्वायर। जैसे कि कोई रोड आपका बनना है तो सबसे पहले जो है भूमि का अधिग्रहण होता है, तो वो इन्हीं के अंडर में आता है। और जो फोर्थ नंबर पर है, मतलब फोर्थ पार्ट है, वो है जिला गजेटियर, या इनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर। तो आइए एक एक करके इसको समझ लेते हैं। राजस्व परिषद, इसमें क्या होता है, राज्य का सबसे बड़ा रेवेन्यू कोर्ट है। ठीक है, अगर कोई भी रेवेन्यू का इशू आता है तो इसी में ही इसकी सुनवाई होकर इसमें सॉर्ट आउट किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है राजस्व की उगाही करना, उसकी जो राजस्व की उगाही की व्यवस्था है उसको नियंत्रित करना। यह राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा करता है। अब ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये यूपी के प्रयागराज में आपका स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1831 में की गई थी। अब इसी में ही आपको कमेंट में लिखना है कि 1831 में भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था। आपको ये पता होगा कि 1857 के बाद जो है वाइस राय होते थे, उनके पहले गवर्नर जनरल होते थे। पहले होते थे गवर्नर जनरल, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल अलग अलग होते थे, फिर उन्हीं बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत के गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आपको इसमें से रिलेट करके समझना है, तभी इंटरेस्टिंग होगा। अगला है राजस्व परिषद के अब इसमें क्या होता है, इसके द्वारा आप जो भी फैसला लेते हैं वो सभी राजस्व के सभी न्यायालयों में आपको उसको समझना, आपको उसको मतलब मानना पड़ेगा। अब इसके अब इसकी हायरार्की क्या क्या है। राजस्व परिषद है, उसके बाद है मंडल का कमिश्नर होता है, आपको पता होगा। उसके बाद डीएम साहब की एक कोर्ट होती है, उसके बाद एडीएम, अगर उनसे नीचे जो है वो होती है एडीएम की कोर्ट, और एसडीएम की कोर्ट। आप लोगों को ये वाला आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जिनके घर में जमीन वमीन के इशू हो चुके होते हैं, तो वो लोग इसी में ही जा करके अपनी जो है समझौता होता है, और जो भी वो होता है इसमें इसी में इसको निपटाते हैं। और अगला है तहसीलदार कोर्ट होता है, ये सब इसके नीचे का है क्रम। उससे नीचे होता है नायब तहसीलदार का कोर्ट। ये जो है आपकी हायरार्की ये ऐसे होती है, ऐसे, ठीक है। यूपी में कुल कितनी कोर्ट है, तो टू, और 3 बार थ्री, इसका शॉर्टकट देख लीजिए। टू है, फिर थ्री, फिर थ्री, फिर थ्री, इतनी कोर्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर इसका जो है, आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमको कमेंट में लिखिएगा कि हाँ इसका हमको रिक्वायर्ड है पीडीएफ, तो इसको हम देख लेंगे। अगला है राजस्व परिषद में क्या क्या होता है। राजस्व परिषद में जो सदस्यों की नियुक्ति होती है, तो इसका जो है इसकी नियुक्ति राज्य सरकार से होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूपी में है तो यूपी की सरकार करेगी अपने हिसाब से, मतलब एग्जाम एग्जाम लेके। और मेंबर ऑफ रेवेन्यू काउंसिल जो है वो अपॉइंट होते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट से। अम, मंडल के जो कमिश्नर को ही राजस्व काउंसिल या परिषद में नियुक्त किया जाता है। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन ऑफ जोन विल बी। ये जो कमीशन ऑफ जोन्स होते हैं उन्हीं को ही रेवेन्यू काउंसिल में जो है प्रमोट करते हैं।
राजस्व परिषद का जो डिवीजन है वो 1947-48 में इनके जो भी काम थे, मतलब देखिए क्या है, सबके अलग अलग काम है। तो अगर इनको काम के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं तो कम से कम काम जो है डिस्क्रीट टाइप का डिवाइड रहेगा, तो जो है आपका काम करने में आपका आसानी रहेगा। तो इसमें दो टाइप का डिवीजन किया गया है। आप लोगों की सुविधा के लिए इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। जो लोग इंग्लिश के हैं वो लोग इसको धीरे धीरे समझते रहें और हम उनको लिखते रहेंगे। ज़्यादातर संख्या इसमें हिंदी की ही होती है, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। तो आपका पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, दूसरा होता है न्यायिक वर्क। दो ही इशू होते हैं आपके। तो प्रशासनिक वर्क में क्या क्या होता है ये समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी आपके भू अभिलेख होते हैं, यानी जो भी आपके लैंड के डॉक्यूमेंट होते हैं उनको मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, अरेंजमेंट करना, मतलब उसी चीज को आप हिंदी में कहते हैं बंदोबस्त करना। जो भी डॉक्यूमेंट है उनको अरेंज करते हैं कि कहाँ किस जोन का क्या है और किस तहसील का क्या है, जो आपको ऊपर से समझाया था, अलग अलग उसको अरेंज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, भूमि अर्जन, उनका काम होता है लैंड को रिकवर करना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का हेड ऑफिस कहाँ है। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये है लखनऊ में है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसका क्या है। तो आपका अगला डिवाइड किया गया है वो डिवाइड है न्यायिक वर्क में। तो इसमें क्या है, इसमें आपका जो डिवाइड है वो है जुडिशरी वर्क। अब जुडिशरी में क्या होगा, न्यायिक में अपील की सुनवाई होगी, ये ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आपका निगरानी यानी कि सर्विलांस होगा, फिर रिव्यू होगा, उसका मतलब पुनरावलोकन होगा उसका। ठीक है, ये जो आपका इश्यूज हैं उनका रिव्यू होता है उस। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसका हेड ऑफिस आपका यूपी के प्रयागराज में है। इसका पहले इलाहाबाद नाम था। अब देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कितने लोग होते हैं ये आप समझ लीजिए। तो इसमें एक होता है अध्यक्ष, सबसे ऊपर एक अध्यक्ष होता है, उसके नीचे दो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होते हैं, और इनके साथ में सात जो है सेवन आपका जुडिशियल अफसर होते हैं। यानी टोटल जो है, टोटल कितने होते हैं, 7 + 2 + 1, ठीक है, यानी 10 पर्सन होते हैं। अब आपका रेवेन्यू काउंसिल के इस समय प्रेसिडेंट कौन है, तो अभी जो एक एक दिसंबर 2021 को जो है यूपी के जो आपके रेवेन्यू काउंसिल के प्रेसिडेंट थे वो थे श्री मुकुल सिंघल जी। तो आप लोग जब एग्जाम दीजिएगा तो इसको चेक कर लीजिएगा कि उस समय कौन ज्वाइन करता, कौन ज्वाइन किया था। ये एक बार यूपी के राजस्व लेखपाल में इसको एक बार उन लोगों ने पूछा था। तो अब इसमें जो है रेवेन्यू काउंसिल में जैसे इंडिया के संविधान में अनुच्छेद होते हैं, ऐसे इसमें भी सेक्शंस हैं। इसमें 19 सेक्शन में, उसमें भी सेक्शन होता है, पार्ट मतलब। तो उसमें भी कितने सेक्शन हैं, 19 सेक्शन है, और उसमें जो प्रकोष्ठ हैं उसमें 14 सेल्स में डिवाइड है। तो इसको एक एक करके समझ लेते हैं। जो पहला सेक्शन है, आपको पता होगा कि इंडिया में सबसे बड़ी समस्या थी स्टार्टिंग में जमींदारी की। तो जो पहला सेक्शन होगा इसको इस ट्रिक से याद रखना है कि भाई सबसे पहले जो जो जमींदारी का इश्यूज है उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, वो लिखा हुआ है।
तो वो क्या है कि आपका जमींदारी उन्मूलन लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, भूमि व्यवस्था लागू करने के कार्य लिखे हुए हैं, यानी आपका जो भी लैंड सिस्टम है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये लिखा हुआ है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ग्रामों का सृजन। तो कैसे गांव को डेवलप किया जाए वो भी जो है आपका लिखा हुआ है। और जो सेकंड आपका सेक्शन है उसमें क्या है, उसमें अब जो है एक बार अगर गांव के जो भी इश्यूज हैं जमीन के वो अगर रिजॉल्व हो जाएं तो अगला होता है डेवलपमेंट का। अब डेवलपमेंट के लिए पहला काम है उसको आप डेवलप करो, और दूसरा होता है डेवलप करने के बाद आप रेवेन्यू लो। ये एक दूसरे के मतलब अगर डेवलप होगा तभी आप रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे, और अगर आपके पास रेवेन्यू है तभी आप उसी रुपए से डेवलप कर पाएंगे। तो ये मतलब एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसमें सबसे ऊपर होते हैं बीडीओ। आप लोगों ने सुना होगा बीडीओ साहब, इनका इसकी जो वैकेंसी आती है वो आती है यूपी पीएससी से आती है। तो इसके नीचे होते हैं आपके वीडियो, और वीडियो इसके नीचे होते हैं वीडियो, उनके नीचे होते हैं सेक्रेटरी। तो और रेवेन्यू का जो कलेक्शन होता है वो आपका होता है तहसील से होता है। अब इनका क्या क्या काम है, जो भी मेले लगते हैं गांव में उनसे ये भाई साहब वसूली करते हैं, और बाजार जो भी लगता है आसपास उनसे वसूली करते हैं। तालाब जो खुदे होते हैं उनसे लोग सिंचाई करते हैं, उनसे ये लोग वसूली करते हैं। और ये आपका सेकंड में लिखा हुआ है, मतलब डेवलपमेंट और रेवेन्यू कलेक्शन है सेकंड में। और जो थर्ड सेक्शन है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और चौथा क्या है, चौथा जो सेक्शन है उसमें क्या है कि जो भी आपके रेवेन्यू जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको आधुनिकीकरण करण करना। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कागज के इतने बड़े बड़े उसमें रिकॉर्ड रहते हैं, अगर उनको हम डिजिटलाइज नहीं करेंगे, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, बहुत सारे ऐप डेवलप करके उनको अपलोड नहीं करेंगे, तो आगे जो है ये डॉक्यूमेंट भी सेव नहीं हो पाएगा। और लोगों को जो है अगर आप डिजिटलाइज कर देंगे तो भीड़ भाड़ नहीं होगा, और लोग अपने मोबाइल से अपने जो है ऐप से इसको देख लेंगे। तो इसमें होता है भू अभिलेखों को आधुनिक करना, और प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं वो क्या क्या कार्य करेंगे, उनके कार्यों का जो है उनके कार्यों का आपका विवरण होता है। और लेखपाल के लिए कहाँ ट्रेनिंग सेंटर है उसका भी इसमें वर्णन होता है। राजस्व की सूचना स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी दी जाती है। और जो पांचवा सेक्शन है वो होता है मंडल जोन पे होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जिला तहसील। अब देखिए भैया, अब ये लोग अपने लिए पांचवें सेक्शन में अपने लिए जो है कहाँ बैठ के काम करेंगे, तो उसके लिए ये लोग मंडल जिला तहसील के जो भवन होते हैं उनका निर्माण करते हैं, भूमि का अर्जन करते हैं, अनाधिकृत कब्जा हटाते हैं, और इंटर इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है तहसील की सीमा को डिवाइड करते हैं कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट की क्या सीमा है। और जो है आपका तहसीलों का जो भी सीमा का मतलब जो भी आपका बाउंड्रीज का इशू होता है उनको ये लोग निपटारा करते हैं। जिलों की सीमा का जो है ये लोग प्रमाण देते हैं। उसके बाद है छठा सेक्शन। सिक्स सेक्शन में क्या है, इसमें क्या है, जो भी नए पद होते हैं उनको जो है ये लोग जो है सृजित करते हैं। ये मतलब इसको जो है ये लोग आपका क्रिएट करते हैं नए पद। उसके बाद रेलवे के लिए, अब देखिए भैया रेलवे जो है सबसे बड़ा इशूज होता है तो उसके लिए अलग सेक्शन रखा गया है।
रेलवे के लिए जो भी आपकी अतिरिक्त भूमि को जो भी बंदोबस्त करना होता है, जो भी अरेंजमेंट होता है, उसको इस सेक्शन के थ्रू किया जाता है। रेवेन्यू काउंसिल के जो भी मेंबर होते हैं, उनके कार्यों का इसमें बंटवारा होता है। अब है 7वां सेक्शन। 7वें सेक्शन में क्या है? अगर आप लोगों ने गाँव में देखा होगा, अब देखिए यहाँ पे तालाब से सिंचाई है तो दूसरा सेक्शन, और 7वां, और अगर आप नहर से कर रहे हैं तो उसका अलग सेक्शन। उसका रीजन क्या है? भाई जो नहर होता है उसको बनाने में, उसका उसको जो है मेंटेन करने में अलग टाइप का खर्चा आता है, तो उसका अलग जो है उसको अलग सेक्शन में रख के अलग रेट से उसको वसूलते हैं। तो वो है आपका 7वां सेक्शन में। नहर से सिंचाई, सरकारी जमीन सरकारी जो भी जमीन होती है गांव के द्वारा, अगर उसको प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मेला उला में लगाने के लिए, तो उसमें जो है यूज किया जाता है। बकाया वसूल क- करने के खातिर भी इसको जो है संपत्ति का विक्रय भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वो भोंपू वोंपू लेके आते हैं कि हम भैया आपका कुरुप करा देंगे। तो वो आता है आपका सेक्शन 7 में। 8वां अनुभाग क्या है? इसमें जो है चकबंदी के जो भी कार्य हैं उनका वर्णन है। तो क्वेश्चन जो है ऐसे आएगा कि जो आपकी चकबंदी के सभी कार्य कौन से सेक्शन में है। अगर आपको याद रहेगा तो आप लोग कर लेंगे, और ये सब आया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला है 9वां सेक्शन। इसमें क्या होता है? तहसीलदार, नायब, देखिए इसमें जो है सबसे ऊपर होते हैं तहसीलदार, फिर उनके नीचे नायब तहसीलदार, फिर कानून को उन्हीं को कहते हैं। लेखपाल के जो भी कार्य होते हैं उनके कार्यों का वर्णन है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, सेवा नियमावली क्या है उसका उल्लेख है। एग्रीकल्चर की गणना का उल्लेख है। खेतों की जो हदबंदी है, मेड़बंदी है, उसका उद्योग है। आप उसका भी जो है कार्य को लिखा गया है। आप लोग जब जमीन खरीदते हैं तो आप अपने पापा से पूछिएगा, तो उसमें क्या होता है? दाखिल होता है, उसके बाद खारिज होता है। तो अपील और डिस्क्वालीफाई, मतलब एक निश्चित पीरियड होता है कि भाई ये जमीन इस आदमी ने खरीद ली है। अब इस पीरियड तक अगर आप दाखिल हो, अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो इनके उस आदमी जिसने खरीदा है उसके नाम से दाखिल हो जाएगा, और आपके नाम से खारिज हो और आपके नाम से खारिज हो जाएगा। 10वां अनुभाग क्या है? 10वें में अब देखिए, जो भी प्राकृतिक आपदा आती है उसके लिए है। जैसे भूकंप, असल में क्या है, इसमें अलग सेक्शन इसलिए रखा गया है कि इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही होता है, डिजास्टर वाला। तो इसलिए इसको अलग रखा गया है 10वें में। इसमें क्या है? अगर भूकंप आया, बाढ़ आया, भूस्खलन आया, तो इसके कारण जो भी आपकी नुकसान की भरपाई के लिए ये लोग जो है प्रार्थना पत्र को देना, ये सब के लिए इसमें होता है। नुकसान के अनुपात जो भी होते हैं उनके हिसाब से एक एक इवेल्युएशन होता है कि भाई इतने हजार का नुकसान हुआ, इतने लाख का नुकसान हुआ, उसको फिर डिवाइड करते हैं। और बाढ़ का नियंत्रण का कार्य देखते हैं। और अगर 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 आ गया बाढ़, तो उसके जो है सहायता के लिए वो होता है कार्य। सरकारी देय से, अब भाई सरकारी जो भी आपका कर्जा है उसको अगर माफ वाफ करना है तो इसी सेक्शन में होता है। सरकारी के जो भी खर्च होते हैं, अगर उसको कटौती का है तो इसी के थ्रू होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जब कोविड आया, तो यूपी गवर्नमेंट और सभी गवर्नमेंट ने अपने अपने सरकारी खर्चों में कटौती कर दिया। तो इसी में लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ हम कटौती कर सकते हैं। ग्रामानुच्छेद में
क्या है? वार्षिक रूप से बाढ़ की समस्या, बाढ़ की जो भी है उसका समीक्षा करना, मौसम और कृषि का जो भी आपका कंडीशंस हैं उनको आपको इवेलुएट करना, वेदर एंड एग्रीकल्चर की जो भी कंडीशन है उसको इवेलुएट करना, भूखमरी अगर फैल रही है तो उसकी जांच करना, अगर आग वाग लग गया या कोई दैवीय आपदा हुई तो उसके दौरान अगर अगर सैनिक की हेल्प चाहिए हम लोगों को तो उसमें ये लिखा हुआ है। विंटर सीजन में अगर आपका पाला ज्यादा पड़ जाता है तो उसकी रिपोर्ट ये लोग रेडी करते हैं। जो आपका 12th सेक्शन है वो है उद्योगों के कार्य जो भी होते हैं उनके कार्यों का निरीक्षण, उद्योग के कार्यों को जो है रिव्यू करना, वार्षिक जो है एनुअल वर्क का प्लान करना, फैमिली प्लानिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। 12th रेवेन्यू सेक्शन में फैमिली प्लानिंग ये है छपने वाला क्वेश्चन, लिख लीजिए इम्पोर्टेंट है और अभी लिख दे रहे हैं छपने वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा, ये आएगा क्वेश्चन कि किस रेवेन्यू सेक्शन में आपका ये दिया हुआ है। 13th जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 14th सेक्शन में क्या है? भूदान, अगर जो आपका जमीन कोई ऊसर है बंजर है तो उनमें क्या है कुछ सीमित जो है वर्गों में उनको बांटने के लिए होता है तो उसको इस सेक्शन के थ्रू बांटते हैं। ग्राम के डेवलपमेंट में अगर जो है शुरुआत में योजना जो जो सेकेंड उसमें था सेक्शन में कि डेवलपमेंट में अगर उसमें कुछ काम में रुपया आपका कम पड़ जाता है तो अतिरिक्त अनुदान इसी सेक्शन से होता है। सर्वेक्षण और अभिलेखों का कार्य इसी से होता है। तो अब जो है ये 14th इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है इसका जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है क्या है, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि भूमि का इनका क्या क्या काम है। इसका रेवेन्यू जो आपकी काउंसिल है इनका क्या क्या काम है। तो भूमि का हक, सीमांकन, बंटवारा, जो भी आपका जमीन ये आपकी कोई भी जमीन है तो उसका ओनरशिप ऑफ लैंड जो है ये डिसाइड होता है। एसडीएम के पास मुकदमों की सुनवाई होती है और अगर आप इनसे खुश नहीं हैं इनके फैसले से तो आप डीएम कोर्ट में भी आप जो है जा करके अपील कर सकते हैं। जो भी आप देखे होंगे सड़कों पे अक्सर लोग ठेला दुकान लगा लेते हैं तो ऐसे अतिक्रमण को हटाने का जो कार्य होता है वो राजस्व डिपार्टमेंट का होता है। लेकिन इसमें आपको पता है कि जो डीएम है अगर वही रेवेन्यू कलेक्शन के काम में लग जाते हैं तो उन्हीं को डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, तो उन्हीं का आदेश जो है अंतिम आदेश माना जाता है। जिले में जो भी शांति है उस शांति को मेंटेन करने के लिए डीएम का कार्य होता है। और भू अभिलेख जो भी होते हैं उनका उनकी जो भी रख रखाव है उसकी जिम्मेदारी डीएम साहब की होती है। अगर छोटे लेवल पे रख देंगे तो लोग भैया जमीनिया में कुछ भी नाम इधर उधर करके उसको सटा देंगे किसी और को। राजा टोडरमल जो भू प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पे है? यूपी के हरदोई में है। अब जो है निवास प्रमाण पत्र बनाना, किसान बही, आय जाति प्रमाण पत्र, इस पर साइन डीएम एसडीएम के होते हैं। आजकल एक ईडब्ल्यूएस भी चल चुका है, वो भी एक एक्स्ट्रा काम उसमें आप देखे होंगे। अगर अपना किसी के पास सर्टिफिकेट होगा तो आप देखिएगा उस पे जो है डीएम एसडीएम के ही साइन होते हैं। अब लेखपाल का जो कार्य क्षेत्र होता है उसका जो निर्धारण है वो डीएम साहब द्वारा किया जाता है। इसी वर्क फील्ड को कार्य क्षेत्र को हल्का कहते हैं, ये भी एक बार पेपर में आया हुआ है। अब आप लोगों ने एक बात सुना होगा, एमपी है, छत्तीसगढ़ है और अदर है, राजस्थान है, वहां पे क्या है
पटवारी की पोस्ट आती है। तो आप लोग ये समझिएगा कि लेखपाल और पटवारी वो एक ही चीज है। तो पटवारी जो है वो एक ही चीज है। इसको जो है शेरशाह सूरी ने इसका नाम दिया था। शेरशाह सूरी जो था उसी ने ही नाम दिया था। बाद में चौधरी चरण सिंह ने इसका नाम चेंज करके जो है लेखपाल किया। अब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस डेट को चेंज हुआ था, किस डेट को चेंज हुआ था। ये आप जो है कमेंट में लिखिएगा किस डेट को चेंज हुआ था। और भू राजस्व की वसूली जो करता है, हमने आपको बताया था कि लेखपाल के नीचे में एक जो है अमीन होता है, उसकी जो पोस्ट होती है वो सबसे निचले लेवल का कर्मचारी होता है। तो वही जो है आपका सबसे निचले लेवल का कर्मचारी होता है, वही करवाता है। अब जो आपकी यूपी की रेवेन्यू कोर्ट है उसका क्या क्या काम है, इसको आप लोग समझ लीजिए। यूपी की जो रेवेन्यू कोर्ट है उसका क्या काम है, नॉमिनेशन और जो भी चेंजेज होते हैं प्रॉपर्टी पेपर में उनका उसका डिटेल्स, जो भी आपके जमीन में किसी का नाम चेंज करवाना है तो वो यूपी रेवेन्यू के कोर्ट से ये का कार्य है। ग्राम सभा की जो भी जमीनों में आपने देखा होगा कुछ लोग गोबर ओवर पाट के गाय भैंस बांध के वहां कब्जा कर लेते हैं। तो उसको जो है अवैध कब्जे से, इलीगल ऑक्यूपेशन से हटाने का जो कार्य होता है वो यूपी रेवेन्यू कोर्ट का होता है। मेड़बंदी, मेड़बंदी, स्केलिंग, बंटवारा संबंधी विवाद भी इसी से निपटाया जाता है। संपत्ति की नीलामी, ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टी भी इसी से होती है। अपील के जो भी मामले होते हैं इनकी समीक्षा इसमें की जाती है। अब देखिए, अब जो आपका चकबंदी डिपार्टमेंट है उसका उसको कहते हैं कंसोलिडेट डिपार्टमेंट। उसमें क्या क्या है ये बस समझ लेते हैं कि अगर चकबंदी जो है आपको, चकबंदी आती क्यों है। अब आप थोड़ा सा इसको समझिए। मान लीजिए आपका खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है। तो आपके पास अगर मान लीजिए ट्यूबवेल है या आपको रख रखाव करना, तो आप कहाँ कहाँ देख पाएंगे कि यहाँ यहाँ पता चला आप कुछ कर रहे हैं, यहाँ आपका क्या लगा है, सरसों है, पता चला कोई काट के ले गया और ओकर साग बनाई ले। और उसके बाद क्या है, यहाँ तोहार रहा मटर, ओका धइ के खोट ले। तो इस सब समस्या को खत्म करने के लिए सरकार क्या करती है, अब तीनों खेतों का जो भी एरिया है उसको यहाँ कर दिया। अब जो मेड़ वाला एरिया है वो बच गया, जो यहाँ मेड़ होता है यहाँ। अब ये थोड़ा थोड़ा करके ये जो मेड़ का एरिया है वो सरकार का हो जाता है। तो सरकार भी होशियार है भाई साहब, ऐसे चकबंदी इतना खर्चा करके चकबंदी इसीलिए होती है। तो अब आप देख लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर, ये जो आपका ये वाला सेक्शन है, ये वाला, ये जिला स्तर पे है। क्या है, जिला स्तर पे है ये वाला। तो ये जो है सबसे नीचे होता है, ये होता है चकबंदी लेखपाल, ये सबसे नीचे होता है। इसके ऊपर होता है सहायक चकबंदी अधिकारी, उसके ऊपर होता है चकबंदी अधिकारी। इसका जो भी ये जो आपका श्रेणी क्रम है या हायरार्की है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा था। इसे तीन ऑप्शन दे देगा और उसको बताएगा कि ये क्रम सही है या नहीं सही है। तो आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। सहायक बंदोबस्त अधिकारी, बंदोबस्त को ही अरेंजमेंट कहा जाता है। उसके ऊपर होता है बंदोबस्त अधिकारी, और इसके ऊपर होता है सहायक संचालक, इसके ऊपर होता है उप संचालक चकबंदी। तो ये आपका होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब देखिए चकबंदी क्या होता है, जोत, चक मतलब जोत या खेत, एग्रीकल्चर फील्ड, और उनकी बंदी, जो आपको हमने समझाया कि इधर उधर छिटका हुआ है उसको एक जगह करना। अब देखिए राज्य स्तर पर क्या होता है, चक चकबंदी आयुक्त मतलब कंसोलिडेट कमिश्नर होता है। उसके नीचे में चकबंदी संचालक यानी
कंसोलिडेट रेगुलेटर होता है, इंग्लिश भी याद रखिएगा। कंसोलिडेट, यहाँ पे लिख देता हूँ रेगुलेटर, रेगुलेटर, कंसोलिडेट, समझ लीजिएगा। और ये होता है चक ये होता है आपका संयुक्त चकबंदी संचालक, मतलब ज्वाइंट कंसोलिडेट रेगुलेटर, इसी का इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये राज्य स्तर पर ये 3 होते हैं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आया था कि चकबंदी जो आपका डिपार्टमेंट है, इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? ये कहाँ पूछा था? राजस्थान के पटवार में इसी साल पूछा था। तो आप लोगों की सुविधा ये है कि मैं सारी जगह का कलेक्ट करा के आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, इस विभाग का जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो चकबंदी आयुक्त होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? बिखरी हुई चक या खेत को एकत्र करना, समझा दिया आपको। चकबंदी में जो भी जमीन बच जाती है वो सरकारी कार्यों के लिए उसका उपयोग करते हैं। क्या क्या सरकारी काम है आपको भी पता है, सड़क बनाना, जल निकासी करना, सरकारी स्कूल, ग्राम सभा, सरकारी अस्पताल। ऐसे भैया देखिए, सर ये एक कड़वी सच्चाई है कि सरकारी स्कूल में मास्टर सभी बनना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, सीएमओ सभी बन के प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सभी लोग वो करना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कोई इसमें पढ़ाना नहीं चाहता है, कोई इस अस्पताल में इलाज नहीं करवाना चाहता। तो ये हमारे सिस्टम का फॉल्ट है। तो ये आने वाले हम लोगों को इसको जो है सुधारना है। अब एक क्वेश्चन आया था कि देश में सबसे पहले चकबंदी कहाँ स्टार्ट हुई थी? तो याद कर लीजिए, तो इस चीज को याद रखिएगा। 1954 में मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील में शुरू हुआ था, और इसी के साथ एंड सुल्तानपुर में एक तहसील है मुसाफिर खाना, वहां भी स्टार्ट हुआ था। अब आप सबके यहाँ ई बतावे थे कि सुल्तानपुर से कौन कौन आदमी हैं, वो लोग कमेंट करेंगे। सुल्तानपुर सुल्तानपुर, ठीक है। यूपी में 1958 में जब देख लिए कि इसमें ये बहुत सही सिस्टम है जमीन को थोड़ा सा पाने का, तो 1958 में ये योजना पूरे यूपी में लागू कर दी गई, ठीक है। चकबंदी लेखपाल जो है जिले में उप संचालक चकबंदी अधिकारी के अधीन होता है। वो हायरार्की हमने आपको समझा दिया, आप ये समझाने की हमको जरूरत नहीं होती। स्टेट लेवल पे कंसोलिडेट कमिश्नर होता है, वही जो हायरार्की है उसी को लिखा हुआ है। ये जो चकबंदी होती है, ये न्यायिक कार्यों का जो है निपटारा करती है। जैसे किसी की फैमिली में 4 भाई हैं, तो अब उनके जमीन के जो भी इशू हैं, बंटवारा यहीं से हो जाता है। सहायक चकबंदी अधिकारी सर्वप्रथम सबसे पहले विवाद या वाद का मामला सुलझाता है। वो तो बात सही है। अगर वो नहीं सुलझा पाता है तब उसके ऊपर जाता है मैटर। चकबंदी अधिकारी पुराने वाद विवाद व आपत्ति पर सुनवाई करते हैं। सहायक बंदोबस्त अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। बहुत ज्यादा जहर इंपॉर्टेंट, क्या लिख देता हूँ, जहर इंपॉर्टेंट। सहायक बंदोबस्त अधिकारी जो है, और बंदोबस्त अधिकारी मतलब अरेंजमेंट, क्या है, असिस्टेंट अरेंजमेंट अफसर एंड अरेंजमेंट अफसर अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। उप संचालक चकबंदी अधिकारी व सहायक संचालक चकबंदी अधिकारी निगरानी न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। तो ये क्वेश्चन भैया पूछा है अपीलीय न्यायालय, ये पूछा था एमपी पटवार में, एमपी का पटवार हुआ था उसमें पूछा था। और ये उप संचालक अधिकारी, ये वाला देखिए, ये जो समझा रहे थे, ये वाला उप संचालक चकबंदी अधिकारी, ये ये किस में आते हैं? उप संचालक चकबंदी अधिकारी व सहायक, ये दोनों कहाँ पे कार्य करते हैं? ये करते हैं निगरानी। अब भाई जो सबसे ऊपर होगा वही तो निगरानी में कार्य करे। निगरानी मतलब रिव्यू काउंसिल, इंग्लिश में आप समझिए। और जो
आपका सहायक बंदोबस्त और ये जो बंदोबस्त हैं ये वाले, ये भाई साहब होते हैं अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। तो ये चीज आप लोग इसको याद रखिएगा। ये दोनों, ये दोनों जो है, ये दोनों अपीलीय न्यायालय मतलब बंदोबस्त और जो सहायक बंदोबस्त के विरुद्ध जो है कार्रवाई कर सकते हैं तथा इनके फैसले को चेंज कर सकते हैं। और चकबंदी योजना राज्य की एक कल्याणकारी योजना। हाँ भैया, वो तो जिसकी जमीन वो होती है उसको पता। हाँ, लेकिन ये ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि इससे मतलब जो आपका जमीन इधर उधर बिखरा है अदला बदली वाला, वो काम हो जाता है। चकबंदी के लिए प्रत्येक प्रदेश को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, उसे क्या कहते हैं, कटक। चकबंदी के कार्यों पर सुझाव देने के लिए चकबंदी सीमित की चकबंदी जो है समिति बनाई जाती है। इनमें कम से कम 5 व अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। किसी भी जिले में लेखपाल की संख्या का निर्धारण जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है। वो कौन करता है? स्टेटमेंट गवर्नमेंट करता है। अब आखिरी जो है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपको अगले बार से लेखपाल के कागज, क्या क्या कागज होते हैं और वो सब के बारे में। लेकिन अभी आपको हम लेखपाल के कार्य के बारे में समझाते हैं। और उसका एक एक पेपर होता है, गांव का नक्शा जो होता है उसके बारे में बताएंगे। फिर ये आपका एक लंबा सेक्शन है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या कार्य होता है लेखपाल का? ये जो है, जो भी आपके गांव में जो भी आपके पशु होते हैं, गाय भैंस, इनमें जो भी संक्रामक रोग होता है, उनके रोग की जो सूचना है वो चिकित्सा विभाग को देता है। अगर आपके खेतों में कोई बीमारी उमारी भी लग गई तो उसका भी ये आपका रिपोर्ट रखता है और उसको ऊपर में फॉरवर्ड करता है। लेखपाल के कार्यों का वर्णन लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में किया गया है। लेखपाल को महीने में एक बार तहसीलदार के समक्ष में कार्यों का ब्यौरा देना पड़ता है। ये मतलब मतलब कितनों भी बार जा सकता है, लेकिन मिनिमम एक बार तो आपको जाके अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा। किसी दैवीय आपदा की प्रॉपर तैयारी करना, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप के रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को कानून गो को सौंपता है। ये आपका लेखपाल, सब लेखपाल का ही कार्य है। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि तो बोरिंग, हाँ भाई सब्जेक्ट तो थोड़ा सा बोरिंग, बट आप इसको गांव में जो लेखपाल आते हैं उनके कामों से जोड़ करके वो देखिए कि इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसमें कितना ऊपरी इनकम होता है। तो भैया पहले नौकरी वोकरी पालो, फिर उस सब में सोचो। तो उससे थोड़ा जोड़ के आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और भूमि के मालिक से जुड़े दस्तावेज और जो भी झगड़ा लड़ाई होता है उसकी जानकारी लेखपाल जो है रजिस्ट्रार और कानून गो को देता है। लेखपाल के हलके में कानून गो व सुपरवाइजर के आने पर जो है रिपोर्ट वो देता है कानून गो को। ग्राम पंचायत की जमीन पर जो भी अतिक्रमण होता है, जो भी क्षतिपूर्ति की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपता है। एलएमसी मतलब क्या होता है? लैंड मैनेजमेंट कमेटी का ये पदेन सदस्य होता है। सबसे बड़ी बात, लेखपाल एलएमसी का पदेन सदस्य होता है। अब भैया जो लोग, ये पॉलिटी का होता है एक्स ऑफिसियो, मतलब ये जमीन लैंड मैनेजमेंट कमेटी का सर्वे सर्वा, हिंदी में कहते हैं सर्वे सर्वा। जैसे आप आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो यानी पदेन सदस्य कौन होता है, आप बताइएगा। और इस समय राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो कौन है, आप जो है कमेंट में लिखिएगा, तब हम इसको अगले उसमें
कमेंट देख करके आप लोग को समझाएंगे। अब लेखपाल का एक आखिरी ये पार्ट है कि लेखपाल का कागज क्या होता है। तो कागज जो होता है वो एक होता है, उसको कहते हैं सजरा, गांव का नक्शा। देखिए गांव जो है सजता धजता कैसे है, नक्शे में ही सजाया जाता है। तो जो गांव का नक्शा होता है उसको जो है सजरा कहते हैं। और पहले के जमाने का ये सिस्टम था कि ये कपड़े पर बनाया गया एक प्रकार का नक्शा है। इस पर प्रिंट किया गया नक्शा सरकारी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। लेखपाल वर्ष में कम से कम 3 बार अपने हलके मौजे में गश्त करेगा। 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष यानी एग्रीकल्चर ईयर माना जाता है। मतलब 1 जुलाई, जैसे इस साल अगर देखना, 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक जो है आपका ये एग्रीकल्चर ईयर जो है माना जाता है। तो ये जो यहाँ तक था, अगले सेक्शन में हम आपको इनके विजिट के बारे में बताएंगे कि लेखपाल का ये जो एग्रीकल्चर ईयर होता है वो कितने बार जो है, 3 बार जो उनको जाना होता है, तो वो कैसे कैसे जाता है, और लेखपाल के कागज के बारे में बताएंगे। तो एक बार हम इसको और देख देंगे, मतलब ये लेखपाल के जो कागज से लेकर के क्या क्या विजिट होती है, वो आपको एक बार हम वहां से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ओके, जय हिंद।